नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। आज आप सभी को रिपोर्टर्स इंडिया की पूरी टीम की तरफ से भारत के 11वें मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक गणतांत्रिक देश है और इसी देश में सबसे ज़रूरी है मतदान और चुनाव। लेकिन अभी भी लोगों को ये नहीं पता लगा है कि मतदान आखिर कितना ज़रूरी है। और आप सभी को यही बताने के लिए आज हमारे साथ लोकतांत्रिक सुधारों में प्रयासरत एक संस्था यंग इंडिया लीडरशिप के डायरेक्टर मनोज गौतम हैं और उनके साथ आज की हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि मनोज गौतम जी जो हैं वो लंबे समय से भारत की शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने में कार्यरत हैं और साथ ही मनोज गौतम जी एक बहुत ही बेहतरीन लेखक और कवि भी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर्स इंडिया में। सबसे पहले तो रिपोर्टर्स इंडिया की पूरी टीम को और दर्शकों को नमस्कार। मनोज जी, आज की हम चर्चा करेंगे मतदाता दिवस को लेकर, क्योंकि 25 जनवरी को मतदाता दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। लेकिन चर्चा से पहले हमारे दर्शकों के लिए आपकी किसी भी बेहतरीन कविता में से कुछ पंक्तियां हो जाएं। निश्चित तौर पे मतदान और राजनीति लोकतंत्र का स्तंभ है, आधारभूत है। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि नेताओं ने राजनीति को गंदा करके छोड़ा है। नेताओं ने राजनीति को गंदा करके छोड़ा है। लोकतंत्र के मंदिर में सिद्धांतों ने दम तोड़ा है और जनगण मन के जनमत का अब कोई सम्मान नहीं और आदर्शों के खातिर लड़े क्या कोई ऐसा इंसान नहीं। और तोड़ फोड़ से जोड़ तोड़ से बनती हैं सरकारें अब। तोड़ फोड़ से जोड़ तोड़ से बनती हैं सरकारें अब और शर्माती सी लगती हैं संसद की दीवारें। बहुत खूब। इसीलिए कहा था कि मनोज गौतम जी बहुत ही बेहतरीन कवि भी हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस मतदाता दिवस का क्या महत्व है और हमारे लिए एक वोट कितना ज़रूरी है। सबसे पहले सवाल यही है कि मतदाता दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। देखिए, मतदाता दिवस आज से लगभग 60 साल पहले देश में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी जी। और 11 साल पहले मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। और मतदान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन है एक तरह से। अगर व्यक्ति मतदान नहीं करेगा तो जिस तरह का प्रतिनिधि जनता का हम चुनना चाहते हैं उस तरह के प्रतिनिधि नहीं उभर कर सामने आ पाएंगे। और जो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो गरीब है, असहाय है, कमजोर है, दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है, वो जिस दिन संसद में आएगा, मजदूर और किसान जिस दिन संसद में आएगा, आम परिवार का व्यक्ति जिस दिन संसद में आएगा, तब देश में एक परिवर्तन आ सकता है। जो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य देश के कर्णधारों ने, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लोगों ने जो रखा था, उसके लिए जरूरी है मतदान। और मतदान संविधान की जो धारा 325 और 26 में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया है। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, दिलचस्प बात, कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर लागू हुआ था हिंदुस्तान में। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बहुत सारे कानून बनाए थे। उसमें महज 13% लोगों को हिंदुस्तान के वोट का अधिकार था। देखिए, यानी कि 87% लोग ऐसे थे जिनको राइट टू वोट ही नहीं था। और कितने उतावले थे लोग। वो जो शर्तें थी बहुत महंगी थी मतदान के लिए, उनको पूरी करने के लिए लोग लड़ते थे कि उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए। हाँ, और अभी आपके सऊदी अरब में 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है। और हम जहाँ पर मतदान का अधिकार मिला हुआ है, बड़े दुख की बात है कि लोग बूथ तक नहीं जाते, लोग मतदान में भाग नहीं लेते और खाली हम जो चुनावी व्यवस्था है उसकी आलोचना करते हैं। और आज बेहद जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, वो मतदान में हिस्सा ले, तभी एक अच्छे देश का निर्माण हम कर सकते हैं। और मतदान बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि आप याद कीजिए वो वक्त जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ एक वोट से अपनी जो सत्ता है उससे कहीं ना कहीं हाथ धो बैठी थी और वो उन्हें एक हार का मुंह देखना पड़ा था।
देखिए बहुत सारे किस्से हैं राजनीति में एक वोट के, और कई बार एक वोट से बड़ा उलटफेर भी हुआ है। जी आज के दिन हमारा जो संकल्प है, इस बार जो मतदाता दिवस मनाने का जो संकल्प है, उसका एक थीम है 2021 का जो मतदाता दिवस है, सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक जी मतदाता। और लगभग 44 पॉइंट समथिंग % जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन था, हम चुनाव था 1950 में, मैं आपको बताऊं, उसमें 44% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ था। और खुशी की बात यह है कि 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 67% वोटिंग हुई है। और अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, महिलाओं का मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। ये खुशी की बात है। बिल्कुल। लेकिन अभी एक चुनौती अभी भी हमारे सामने है कि जो टोटल जो हाईएस्ट वोट परसेंटेज है, दैट इज 67%। 33% पीपल आर स्टिल अवे फ्रॉम द पोलिंग बूथ। इट्स अ चैलेंज। सर, लेकिन इसका कारण जो है वो आज हम जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आज हम हर मुद्दे पर बात करेंगे, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या फिर नोटा को लेकर हो। लोग पोलिंग बूथ तक जाते ही नहीं है। उनका कहना है कि मेरे एक वोट से आखिर क्या बदल जाएगा। देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही सारगर्भित और समसामयिक है। पिछले दिनों जो नेताओं का जो चरित्र था, देश में घोटाले हुए, देश में जो आधारभूत सुधार होने थे, उन पे काम नहीं किया गया। और जो मैंने भी बताया है, जो यंग इंडिया लीडरशिप का हमारा जो उद्देश्य है लोकतांत्रिक सुधारों का, उसका जो परम उद्देश्य है, जो मूलभूत हमारा एक लक्ष्य है, वो ये है कि अंतिम छोर का जो आदमी है उसकी सहभागिता राजनीति में इस हद तक हो कि वो सदन में जाए। जो आपने अभी बात की कि पिछले दिनों लोगों का मतदान के प्रति उत्साह कम हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ झंडे और डंडे बदलते दिखते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता। इसके कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी हम जिम्मेदार हैं। जब हम वोट करने जाते हैं तो हम काबिलियत के आधार पर वोट नहीं करते। बिल्कुल। हम कभी जात बिरादरी देख के वोट करते हैं, कभी पैसा देख के वोट करते हैं, कभी नौकरी के लालच में वोट करते हैं, या और अन्य अन्य प्रकार के लालच हैं। और उस वोट में देश का विकास नजर नहीं आता। जिस दिन ऐसे प्रतिनिधि हम चुन पाएंगे, ऐसे प्रतिनिधि जो देश का विकास करें और जिनके प्रयासों से, जिनके संकल्प से, जिनके दृष्टिकोण से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उस दिन लोगों का मतदान में दिलचस्पी भी बढ़ेगी और रुझान भी बढ़ेगा। फिर भी मैं तमाम देश के लोगों से ये अपील करता हूँ, खासतौर पर युवाओं से, 65% नौजवानों का देश है, कि उनको मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। मैं राजीव गांधी जी की इस कदम की भी तारीफ करता हूँ। 1989 में उन्होंने इस उम्र को कम किया था। 21 साल आयु थी मतदान के लिए, उन्होंने 18 वर्ष की, ताकि ज्यादा युवाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक फैसलों में हो। बिल्कुल। लेकिन उस तरह का कोई असर दिखाई नहीं दिया, और बड़ा एक क्रांतिकारी एक ये उनका कदम था। और नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। देश का इतिहास है, पर्वत रास्ता दे सकता है, बहती दरिया भी रुकती है, और इतिहास उस तरफ जाता है जिस ओर जवानी झुकती है। बिल्कुल। आपने लोकतांत्रिक देश की बात की। आप विश्व में भारत को जो लोकतांत्रिक अधिकार है, या भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ईवीएम के आने के बाद हम सबसे स्मार्ट पोलिंग सिस्टम भी हमारे पास है। चाहे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, आप किसी भी देश की बात करें, जो सबसे बढ़िया चुनाव तंत्र है वो भी हमने विकसित कर लिया है। लेकिन एक टीस अभी भी बाकी है। हमारा चुनाव तंत्र तो जरूर सबसे मजबूत हो गया है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है यंग इंडिया लीडरशिप का और देश के तमाम शहीदों का जो उद्देश्य रहा था कि अंतिम छोर का व्यक्ति सदन में कैसे आए, उससे अभी हम दूर हैं। उस दृष्टिकोण से देखूं तो हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने अभी अपनी बात में ईवीएम का जिक्र किया है। ईवीएम को लेकर काफी विरोध अभी देश में देखने को मिल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई है, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और आई वुड लाइक टू सैल्यूट मिस्टर TN शेषन, दैट टाइम इलेक्शन कमिश्नर।
1990 में इंट्रोड्यूस हुई थी ईवीएम, और टीएन शेषन ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ये भारतीय चुनाव व्यवस्था में किया था। पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। सभी पार्टियां जब चुनाव हार जाती हैं तो ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ देती हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर दोष लगाना शुरू हो जाता है। इसका एक कारण यही है कि चुनावी हार। देखिए, ईवीएम क्यों आई, प्रश्न यहाँ से शुरू होना चाहिए। ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी? जो हमारा पहला सिस्टम था बैलेट पेपर वाला, और अब्राहम लिंकन ने शायद कहा था कि बुलेट से भी ज्यादा प्रभावी जो है वो बैलेट है, क्योंकि बुलेट परिवर्तन नहीं ला सकती, लेकिन बैलेट जो वोट का सिंबल था वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन ला सकती है। लेकिन बैलेट पेपर के चलते दो बड़ी खामियां थी। एक तो एनवायरनमेंट की दृष्टि से हम देखें, पर्यावरण की दृष्टि से देखें, लाखों करोड़ों टन कागज हमारा बर्बाद होता था जी। पेड़ कटते थे। दूसरा, उसकी गिनती में घपला होता था। जो काउंटिंग एजेंट थे या जो काउंटिंग के लिए जिनको डिप्लॉय किया गया हुआ था वो फाड़ देते थे, गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, फेंक देते थे। उसमें कहीं शाही का निशान लग जाए तो वोट क्वालिफाई हो जाती है, वो जानबूझ के लगा देते थे। जबकि ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बटन दबा दिया तो वो आपकी वोट हो गई, आपने जिसको दी है वो बड़ी गुप्त तरीके से आपका वोट कास्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है बैलेट पेपर की जो खामियां थी उसे हटाने के लिए ईवीएम है, और ईवीएम एक अच्छा बहुत ही विश्वसनीय और सुविधाजनक, और मैं सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगती है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इतने कागज, सोचिए हर साल इतने कागज बर्बाद होने से बढ़िया है ना, कागज बच रहे हैं। कागज बचने का मतलब पेड़ बच रहा है, पेड़ बचने का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा लोगों तक जा रही है। अगली बात करते हैं कि 1947 के बाद अगर हम देखें कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल बाद 2047 में आप भारत के लोकतंत्र को कहाँ देखते हैं? बहुत ही कठिन प्रश्न है जी, और ये प्रश्न, इसका जवाब भी आपके पास जरूर होगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये प्रश्न देश के तमाम नेताओं के सामने होना चाहिए, उनके जहन में होना चाहिए, उनकी आत्मा में होना चाहिए। ये प्रश्न था तभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में तमाम उन चीज़ों का प्रावधान किया कि जिससे गरीब आदमी तक सत्ता विकास की पहुंच हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एल. मुंशी, बहुत सारे लोग थे। और उससे पहले अगर हम जाएं तो जो आज़ादी के लिए जो लड़े थे, चाहे वो झांसी की रानी थी, शहीद भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कल ही जिनका जन्मदिन हमने परसों मनाया, अनेक अनेक नाम है। जो आपका प्रश्न है ना, इतना विस्तृत है। ये तमाम जो कवायद थी, चाहे वो आज़ादी से पहले लड़ने की थी और यह संविधान में सारी चीज़ों को के प्रावधान करने की थी, वो बिल्कुल यही थी कि हमने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे अपने आज़ादी के समय, हमने कुछ लक्ष्य, कुछ मापदंड अपने बनाए थे। और वो मापदंड क्या थे? न्याय था, समान अवसर थे, सबके सम्मान की बात थी, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, इन सबको भूलकर सबको सम्मान मिले, सबको शिक्षा मिले, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हों, सबके लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। तो 2047 का भी हमारा जो लक्ष्य है, यंग इंडिया लीडरशिप जिस लक्ष्य को लेकर चली है कि एक ऐसे देश का निर्माण हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में ये चीजें हों, उनकी पहुंच से बाहर ना हो। ऐसे देश का स्वरूप हम चाहते हैं, और ये तभी संभव होगा जब सदन में अच्छे लोग चुनकर जाएंगे। और सदन जब मैं कहता हूं तो इसका अर्थ केवल लोकसभा नहीं है, मैं गांव के सदन की बात करता हूं। पंचायत जो है गांव का सदन है, क्योंकि जब गांव के सदन में सुधार होगा तभी सरपंच अच्छा चुन के जाए। उसके बाद ब्लॉक समिति है, वो एक सदन है, उसमें अच्छे लोग चुन के जाए। उसके बाद जिला परिषद है, वो जिला स्तर का सदन है, उसमें अच्छे लोग चुन के जाएं। और उसके बाद विधानसभा है, एमएलए और एमएलसीज बनते हैं, वहाँ अच्छे लोग चुन के जाएं उस सदन में। और फिर लोकसभा और राज्यसभा में अच्छे लोग चुन के जाएं। तो ये प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है। जिस दिन सदन में हमने अच्छे लोगों को भेजना शुरू कर दिया,
जो संवेदनशील हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, जिनका एक राष्ट्रीय चरित्र हो, जिनका एक मानवीय चरित्र हो, और फिर वही मैं बार बार दोहराता हूं कि जिनका मकसद अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करना हो। जिस दिन हम इस संकल्प में सफल हो जाएंगे, अपने इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भारत हम 2047 में देखना चाहते हैं कि ये सारी चीजों, इन सारे गुणों से युक्त जो है वो व्यक्ति सदन में जाए, और उसी के लिए यंग इंडिया लीडरशिप। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो संस्थान है, उनके जो संस्थापक है डॉक्टर अनिल सिंघानिया, उनका ये सपना है कि हम पहले व्यक्ति हैं, पहली संस्था है जो ग्राम जो स्तर है, ग्राम पंचायत का स्तर है, उससे लेकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अच्छे ग्राम पंचायत स्तर तक। ये नहीं कि हम लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, बिल्कुल जड़ से काम कर रहे हैं। इसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, हम करते रहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से और अपने सब लोगों के सहयोग से। हमें इस देश को 2047 तक ऐसे प्रतिनिधि देने हैं, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी जिद है। और ये स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा कहें या दयानंद सरस्वती की प्रेरणा कहें, महात्मा गांधी की प्रेरणा कहें, एक प्रेरणा है। चलिए मनोज जी, अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसे लोग मतलब चूज तो करते हैं, सिलेक्ट तो करते हैं, लेकिन उन्हें उसका मतलब अभी भी पूरी तरीके से पता नहीं है। नोटा को लेकर आज हम बात करेंगे। नोटा पर लोग बटन दबाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि नोटा आखिर क्या है और नोटा से क्या कुछ हो सकता है। नन ऑफ द अबव। नोटा एक सुप्रीम कोर्ट में एक संस्था है जिसने एक रिट पिटीशन डाली थी, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का प्रावधान दिया था। नोटा कहता है कि भाई जिसको कोई भी पसंद ना हो जी, वो उस बटन को दबा दे। और नोटा मुझे लगता है व्यवहारिक तौर पर अभी तक कहीं ऐसा साबित नहीं हो पाया है कि चुनाव जो परिणाम है उससे प्रभावित हो, लेकिन अधिकतर संख्या में लोगों का नोटा प्रयोग करना इस बात का प्रमाण है, इस बात का संकेत है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश में जो नेता हैं, जो स्वयं को प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे विश्वास जनता का धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संदेश है। अभी 2020 की बात करते हैं। 2020 में भी बिहार का जो रिजल्ट सामने आया था, वहां पर 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोटा पर बटन दबाया था। निश्चित तौर पे अगर वही लोग नोटा का प्रयोग ना करके और किसी अपने प्रतिनिधि का, उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह का बटन दबाते, तो शायद जो परिणाम है वो तस्वीर जो बदली होती। बिल्कुल। लेकिन चूंकि नोटा नन ऑफ द अबव अवेलेबल था, और ये इसलिए अवेलेबल था कि मुझे लगता है इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, मैं दबा सकता हूँ। एक संकेत है इन चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए और तमाम पार्टियों के लिए कि जब अपना वो कैंडिडेट चुने, जिसको टिकट दें, उसकी कुछ ना कुछ तो मेरिट्स जो है वो तय करनी होंगी। और सबसे बड़ा ये जिम्मेदारी मैं कहता हूँ मतदाता की है। वोट तो मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है, हमने डालनी है, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कहती। बिल्कुल। जब मैं वोट डालूं तो प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है कि अपने ध्यान में, अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में ये बात रखूं कि जिस व्यक्ति को मैं वोट देने जा रहा हूं, क्या वह व्यक्ति उस अंतिम छोर वाले व्यक्ति के लिए कारगर सिद्ध होगा। जिस दिन हम प्रत्येक मतदाता ये बात सोचने लगेंगे, निश्चित तौर पर अच्छे लोग सदन में चुन के आएंगे। जी, तो इस चर्चा को अभी यहीं विराम देते हैं, लेकिन फिर हम अपने दर्शकों से मिलेंगे और किसी एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा जरूर करेंगे। अंत में जाते जाते कविता की कुछ पंक्तियों के साथ विदा लें। निश्चित तौर पे अब मैं एक दुष्यंत की एक 4 लाइनें आपको, क्योंकि देश के सामने चुनौतियां बहुत हैं, तो दुष्यंत की 4 लाइनें कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं हो, कैसे भी ये सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में जले या मेरे सीने में हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। हिंदुस्तान के 65
प्रतिशत युवाओं के सीने में जिस दिन बदलाव की आग जल जाएगी तो निश्चित तौर पे देश बदलेगा। और हमारा जो लक्ष्य है अब जीतना है देश के लिए, हम देश के लिए जीत जाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान। तो दीजिए अब हमें इजाज़त, हम मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे के साथ जो होगा आपके लिए बहुत ज़रूरी।